दोस्तों, मैं आशीष कुमार अपने यूट्यूब चैनल बिहार जीके ट्रिक्स में आपका स्वागत करता हूं। आज हम लोग जीव विज्ञान के अंतर्गत विटामिन एवं पोषण के दूसरे पार्ट को देखेंगे। इसके पहले पार्ट में हम लोगों ने इसके नोट्स और कुछ प्रश्नों को देखा था। इस वीडियो में हम लोग केवल अन्य प्रश्नों को ही देखेंगे। तो यदि आप लोगों ने अब तक हमारा चैनल बिहार जीके ट्रिक्स सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर लें। तो आइए चलते हैं, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आज का पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन प्रतिस्कंदक विषों के प्रतिविष प्रतिकारक के रूप में प्रयोग किया जाता है? तो इसका उत्तर है विटामिन के। प्रतिस्कंदन विषों के प्रतिविष प्रतिकारक के रूप में विटामिन के का प्रयोग किया जाता है। इस विटामिन को रुधिर स्रावरोधी पदार्थ कहते हैं। इसकी कमी वाले व्यक्ति का ऑपरेशन आसानी से नहीं किया जा सकता क्योंकि अधिक रुधिर बह जाने का डर बना रहता है। अब अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से क्या आंत के जीवाणुओं द्वारा संश्लेषित होता है? तो इसका उत्तर है ए और सी दोनों, अर्थात विटामिन B12 और विटामिन के। मनुष्य की आंत के जीवाणुओं द्वारा विटामिन B12 तथा विटामिन के दोनों का संश्लेषण किया जाता है। अब अगला प्रश्न है, कथनों पर विचार करें। कथन ए में बतलाया गया है विटामिन B12 यकृत में लगभग 3 से 5 वर्षों तक संग्रहित रहता है। कारण आर है विटामिन B12 जल में विलय है। नीचे दिए गए कोड का उपयोग कर सही उत्तर चुनिए। तो इसका सही उत्तर है बी, अर्थात ए तथा आर दोनों सही हैं, किंतु ए का सही स्पष्टीकरण आर नहीं है। यकृत कोशिकाओं में विटामिन ए, डी, ई, के तथा B12 का संचय होता है। विटामिन B12 का रासायनिक नाम साइनोकोबालैमिन है। यह विटामिन यकृत में लगभग 3 से 5 वर्षों तक संग्रहित रहता है। विटामिन बी तथा विटामिन सी जल में घुलनशील विटामिन है। प्रायः जल में घुलनशील विटामिन का शरीर द्वारा उपयोग किए जाने के पश्चात बची हुई मात्रा मूत्र के माध्यम से विसर्जित कर दी जाती है। प्रश्न में दिया गया कारण कथन का स्पष्टीकरण नहीं है, अतः विकल्प बी अभिष्ट उत्तर होगा। अब आइए चलते अगले प्रश्न पर। अब अगला प्रश्न है, विटामिन डी का स्रोत है? तो इसका उत्तर है सूर्य की किरणें। विटामिन डी का स्रोत सूर्य की किरणें हैं। वास्तव में सूर्य की किरणों के द्वारा विटामिन डी का निर्माण हमारी त्वचा कोशिकाओं द्वारा किया जाता है, जो कि यहाँ से निर्मित होकर रुधिर में मुक्त हो जाता है। इसके अलावा मक्खन, यकृत, अंडों की जर्दी, वृक्क इत्यादि से भी यह मिलता है। विटामिन डी की कमी से बच्चों में रिकेट्स तथा वयस्कों में ऑस्टियोमैलेशिया नामक बीमारी हो जाती है। अब आइए चलते हैं अगले प्रश्न पर। तो अगला प्रश्न है, सूर्य की किरणों से कौन सा विटामिन प्राप्त होता है? तो इसका उत्तर है विटामिन डी। अब अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? तो इसका उत्तर है सी, अर्थात विटामिन डी बंध्यता रोधी का कारक नहीं है। विटामिन ई को बंध्यता रोधी कारक भी कहते हैं। विटामिन डी का रासायनिक नाम कैल्सीफेरोल है। इसकी कमी से बच्चों में रिकेट्स तथा वयस्कों में ऑस्टियोमैलेशिया नामक बीमारी हो जाती है। स्पष्ट है कि युग्म सी सही सुमेलित नहीं है। अब अगला प्रश्न है, विटामिन डी की अल्पता से होता है रोग कौन सा? तो इसका उत्तर है रिकेट्स और ऑस्टियोपोरोसिस।
विटामिन डी की अल्पता से रिकेट्स एवं ऑस्टियोपोरोसिस रोग हो सकते हैं। अब अगला प्रश्न है, विटामिन डी में निम्नलिखित में से क्या पाया जाता है? तो इसका उत्तर है कैल्सीफेरॉल। विटामिन डी का रासायनिक नाम कैल्सीफेरॉल होता है। विटामिन सी का रासायनिक नाम एस्कॉर्बिक अम्ल होता है तथा विटामिन ए का रासायनिक नाम रेटिनॉल होता है। अब अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा एक विटामिन सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में त्वचा में बनता है? तो इसका उत्तर है विटामिन डी। विटामिन डी का स्रोत सूर्य की किरणें हैं। वास्तव में सूर्य की किरणों के द्वारा विटामिन डी का निर्माण हमारी त्वचा कोशिकाओं द्वारा किया जाता है। अब अगला प्रश्न है, कोलेकैल्सिफेरॉल रासायनिक यौगिक का सामान्य नाम है? तो इसका उत्तर है विटामिन डी। कोलेकैल्सिफेरॉल रासायनिक यौगिक का सामान्य नाम विटामिन डी है। जंतुओं में दो सक्रिय विटामिन डी होते हैं, पहला कोलेकैल्सिफेरॉल तथा दूसरा अर्गोकैल्सिफेरॉल। अर्गोकैल्सिफेरॉल का संश्लेषण स्वयं जंतु शरीर में होता है, किंतु इसकी प्रक्रिया जटिल होती है। सूर्य के प्रकाश की पराबैंगनी किरणों के प्रभाव से अर्गोस्ट्रॉल नामक पदार्थ से यीस्ट कोशिकाएं अर्गोकैल्सिफेरॉल का संश्लेषण करती है। अब अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस विटामिन को अर्गोकैल्सिफेरॉल कहते हैं? तो इसका उत्तर है विटामिन D2। विटामिन D2 को अर्गोकैल्सिफेरॉल कहते हैं, जबकि विटामिन D3 कोलिकैल्सिफेरॉल कहलाता है। विटामिन D2 विटामिन डी का वह प्रकार है जो मुख्यतः भोजन व आहार अनुपूरक के रूप में मनुष्यों को प्राप्त होता है। मुख्य रूप से भोजन में यह मक्खन, मशरूम, दूध, पनीर, मांस, अंडों की जर्दी, मछली के तेल आदि में मिलता है। इसकी कमी से बच्चों में सूखा रोग या रिकेट्स हो जाता है। अब अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? तो इसका उत्तर है डी, अर्थात विटामिन के वांदेपन का कारण नहीं है। विटामिन के की कमी से रक्त के थक्के बनने में सहायता होती है, जबकि अन्य समस्त विकल्प सही सुमेलित है। अब अगला प्रश्न है, रतौंधी निम्नलिखित की कमी के कारण होती है? तो किसकी कमी के कारण? तो इसका उत्तर है विटामिन ए की कमी के कारण। रतौंधी अर्थात नाइट ब्लाइंडनेस मनुष्यों में होने वाला एक प्रमुख रोग है जो कि शरीर में विटामिन ए की कमी के कारण होता है। विटामिन ए का प्रमुख कार्य दृष्टि रंगाओं रोडाप्सिन के संश्लेषण में भाग लेना होता है। इसका प्रमुख स्रोत हरी सब्जियां, गाजर, यकृत, मछली का तेल इत्यादि है। अब अगला प्रश्न है, मानव शरीर में विटामिन ए संचित रहता है? तो इसका उत्तर है यकृत में। मानव शरीर में यकृत में विटामिन ए की काफ़ी मात्रा संचित रहती है। विटामिन ए का रासायनिक नाम रेटिनॉल है, जिसकी कमी से शरीर में रतौंधी हो जाती है। इस विटामिन को संक्रमण रोधी विटामिन भी कहते हैं, जिसका प्रमुख स्रोत दूध, मक्खन, अंडा, मछली का तेल, गाजर इत्यादि है। अब अगला प्रश्न है, मानव शरीर में विटामिन ए भंडारित होता है? तो इसका उत्तर है यकृत में। अब अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसमें विटामिन ए की मात्रा अधिक है? तो इसका उत्तर है गाजर में। विटामिन ए मुख्य रूप से गाजर में पाया जाता है। यह विटामिन नेत्र ज्योति के लिए आवश्यक पोषक तत्व है। पालक में मुख्यतः लौह तत्व
पाया जाता है जो रक्त में हीमोग्लोबिन की सांद्रता में योगदान करता है, जिससे ऑक्सीजन का परिवहन सुगमता से होता है। अब आगे चलते हैं अगले प्रश्न पर। तो अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक विटामिन ए का प्रचुरतम स्रोत है? तो इसका उत्तर है आम। आम में सभी फलों से अधिक विटामिन ए पाया जाता है, जिसके साथ साथ विटामिन सी एवं विटामिन ई भी पाया जाता है। अब अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? तो इसका उत्तर है बी अर्थात टोकोफेरोल बेरी का कारक नहीं है। रेटिनॉल अर्थात विटामिन ए की कमी से जीरोफ्थैल्मिया रोग होता है। साइनोकोबालैमिन अर्थात विटामिन B12 की कमी से रक्त अल्पता तथा विटामिन डी की कमी से बच्चों में रिकेट्स नामक रोग हो जाता है। बेरी विटामिन B1 अर्थात थायमिन की कमी से होता है, न कि टोकोफेरोल अर्थात विटामिन ई की कमी से। अब आइए चलते अगले प्रश्न पर। अब अगला प्रश्न है, विटामिन ई का महत्वपूर्ण स्रोत निम्नलिखित में से कौन है? तो इसका उत्तर है सी अर्थात गेहूं अंकुर का तेल। मानव शरीर को स्वस्थ बनाए रखने के लिए जिन विटामिनों की ज़रूरत पड़ती है उनमें से सबसे महत्वपूर्ण विटामिनों में से एक विटामिन ई है, जो कि एंटीऑक्सीडेंट के रूप में मानव शरीर में कोशिकाओं को सामान्य रूप से कार्य करने में सहायता प्रदान करता है। विटामिन ई वसा में घुलनशील विटामिन है, जो कि गेहूं के अंकुर की तेल में सबसे अधिक पाया जाता है और यह इसका सबसे महत्वपूर्ण स्रोत है। विटामिन ई को वंध्यता रोधी कारक भी कहते हैं। अब आइए चलते हैं अगले प्रश्न पर। तो अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस युग में सही सुमेलित नहीं है? तो इसका उत्तर है ई अर्थात उपयुक्त में से एक से अधिक। सूर्य का प्रकाश एवं कॉड यकृत तेल विटामिन डी में समृद्ध स्रोत है। गेहूं अंकुर तेल विटामिन ई का प्रमुख स्रोत है, जबकि अल्फा से विटामिन के प्रचुर मात्रा में मिलता है। यद्यपि संतरा विटामिन सी का प्रमुख स्रोत है, तथापि इसमें विटामिन B1 भी बहुत कम मात्रा में प्राप्त होता है। अतः विकल्प ई अभिष्ट उत्तर होगा। अब अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसका निर्माण हमारे शरीर में नहीं होता है? तो इसका उत्तर है विटामिन ए का। विटामिन मानव शरीर द्वारा संश्लेषित नहीं किए जा सकते। विटामिन के, विटामिन B12 तथा विटामिन डी इसके अपवाद हैं। अब अगला प्रश्न है, कथन ए, यदि कोई व्यक्ति हरी सब्जियां खाना बंद कर दे तो उसे रतौंधी हो जाएगा। तो यह बिल्कुल गलत है। कारण आर है, उसमें विटामिन ए की कमी हो जाएगी। यह सही है। नीचे दी गई कूट से सही उत्तर चुनिए। तो इसका सही उत्तर है डी अर्थात ए गलत है परंतु आर सही है। यदि कोई व्यक्ति हरी सब्जियां खाना बंद कर दे तो उसमें विटामिन ए की कमी हो सकती है और विटामिन ए की कमी से रतौंधी रोग हो सकता है। प्रश्न में यह इंगित किया जाना कि हरी सब्जियां न खाने से रतौंधी हो जाएगी भाषा संबंधी त्रुटि प्रतीत हो रही है। अब अगला प्रश्न है, जिस विटामिन में कोबाल्ट होता है वह है? तो इसका उत्तर है विटामिन B12। कोबाल्ट एक खनिज लवण है जो कि विटामिन B12 का महत्वपूर्ण घटक है। विटामिन B12 वृद्धि के लिए आवश्यक होता है तथा इसकी कमी से तंत्रिका तंत्र की कार्यकी भी गड़बड़ हो जाती है। विटामिन B12 के महत्वपूर्ण स्रोत
मांस, मछली, यकृत, दूध, पनीर इत्यादि हैं। आंत के जीवाणु भी इसका संश्लेषण करते हैं। अब अगला प्रश्न है, विटामिन B12 में निम्नलिखित में से कौन सी धातु मौजूद है? तो इसका उत्तर है कोबाल्ट। अब आइए चलते अगले प्रश्न पर। तो अगला प्रश्न है, निम्नलिखित विटामिनों में से किसमें कोबाल्ट होता है? तो अभी हम लोगों ने पढ़ा विटामिन B12 में। अगला प्रश्न है, साइनोकोबालामीन है क्या? तो इसका उत्तर है विटामिन B12। अगला प्रश्न है, थायमिन है? तो इसका उत्तर है विटामिन B1 का रासायनिक नाम। विटामिन B1 का रासायनिक नाम थायमिन है, जिसे फंक ने 1912 में चावल की छीलन से पृथक किया था, किंतु विशुद्ध रूप में इसे विलियम्स ने 1934 में पृथक किया था। इस विटामिन की कमी से शरीर में बेरी रोग हो जाता है। विटामिन सी का रासायनिक नाम एस्कॉर्बिक अम्ल है, जबकि विटामिन B12 तथा विटामिन B6 के रासायनिक नाम क्रमशः राइबोफ्लेविन तथा पायरिडॉक्सिन है। अब अगला प्रश्न है, जल में घुलनशील विटामिन है कौन सा? तो इसका उत्तर है विटामिन सी। विटामिन बी और विटामिन सी जल में विलय होते हैं, जबकि विटामिन ए, डी, ई एवं के वसा में विलय होते हैं। अब अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन पानी में घुलनशील है? तो इसका उत्तर है विटामिन बी। अब अगला प्रश्न है, कुछ विटामिन वसा में घुलनशील है जबकि अन्य जल में घुलनशील है। निम्न में से कौन जल में घुलनशील है? तो इसका उत्तर है विटामिन बी एवं विटामिन सी। अब अगला प्रश्न है, निम्नलिखित विटामिनों में से कौन सा किसी स्वप्न को पर्याप्त अवधि तक याद रखने में सहायक होता है? तो इसका उत्तर है विटामिन B6। एक अध्ययन से इस बात के प्रमाण मिले हैं कि विटामिन B6 का नियमित सेवन देखे गए सपनों को याद रखने में मददगार साबित होता है। अब आइए चलते अगले प्रश्न पर। तो अगला प्रश्न है, अगले प्रश्न में आपको मिलान करना है, तो आप लोग प्रश्न को ध्यानपूर्वक पढ़कर इसका मिलान कर लें। यदि आपको और समय चाहिए तो वीडियो को पॉज कर लें। अब आइए चलते हैं हम लोग इसके सही कोट को देखते हैं। तो इसका सही कोट है सी। रतौंधी आँखों की एक बीमारी है। यह रोग विटामिन ए की कमी के कारण होता है। सूखा रोग या रिकेट्स हड्डियों का रोग है जो प्रायः बच्चों में होता है। यह रोग विटामिन डी की कमी से होता है। स्कर्वी रोग विटामिन सी की कमी से होता है। बेरी विटामिन B1 की कमी से उत्पन्न हीनताजन्य रोग हैं। अब आइए चलते अगले प्रश्न पर। अब अगला प्रश्न है, एक मनुष्य को बेरी सूखा रोग व स्कर्वी की बीमारी होगी यदि वह नहीं ले रहा है कौन सा विटामिन? तो इसका उत्तर है विटामिन B1, विटामिन डी व विटामिन सी। अब अगला प्रश्न है, अब अगले प्रश्न में भी आपको मिलान करना है, तो आप लोग प्रश्न को ध्यानपूर्वक पढ़ें और मिलान कर लें। आइए चलते हैं हम लोग इसके कोड को पहचानते हैं। तो इसका सही कोड है ए। अब आइए चलते हैं इसके विस्तार को पढ़ते हैं। सूखा रोग या रिकेट्स विटामिन डी की कमी से होता है। बेरी आहार में विटामिन 1 की कमी से होता है। निशांतता या रतौंधी विटामिन ए की कमी से होने वाला आँखों का रोग है। स्कर्वी रोग विटामिन सी की कमी से होता है। अब आइए चलते अगले प्रश्न पर। तो अगला प्रश्न है, अगले प्रश्न में भी आपको मिलान करना है, तो आप लोग प्रश्न को ध्यानपूर्वक पढ़ें और इसका मिलान करें। आइए हम लोग चलते हैं इसके कूट पर। तो इसका सही कूट है ए। अब आइए चलते हैं इसके विस्तार को पढ़ते हैं। विटामिन सी की कमी से स्कर्वी रोग, फ्लोरिक अम्ल की कमी से रक्त अल्पता,
विटामिन ए की कमी से रतौंधी और विटामिन बी1 की कमी से बेरी रोग होता है। अब अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? तो इसका उत्तर है सी विटामिन डी की कमी से वर्णांता रोग नहीं होता है। वर्णांता एक एक्स लिंक्ड सहलग्न वंशागति रोग है। यह विटामिन डी की कमी से नहीं होता है। विटामिन डी की कमी से होने वाला रोग रिकेट्स अर्थात सूखा रोग तथा ऑस्टियोमैलेशिया है। विटामिन ए की कमी से रतौंधी रोग होता है। विटामिन बी3 को नियासिन या विटामिन पीपी कहते हैं। इसकी कमी से पेलाग्रा अर्थात चर्मग्राह रोग हो जाता है। फोलिक एसिड की कमी से रक्त अल्पता रोग हो जाता है। अब अगला प्रश्न है, निम्नलिखित युग्मों पर विचार करें। उपयुक्त में से कौन सा या से युग्म सही सुमेलित है? तो इसका उत्तर है ए अर्थात केवल 1 और 2 सही है। अर्थात विटामिन सी की कमी से होने वाला रोग स्कर्वी रोग है और विटामिन डी की कमी से होने वाला रोग रिकेट्स है। स्कर्वी रोग विटामिन सी की अल्पता के कारण होता है अर्थात कमी के कारण होता है। सूखा रोग हड्डियों का रोग है जो प्रायः बच्चों में विटामिन डी की कमी से होता है। रात्रि अंधता रोग विटामिन ए की कमी से होता है अतः युग्म 3 सही सुमेलित नहीं है। अब अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? तो इसका उत्तर है सी अर्थात विटामिन ए की कमी से गठिया रोग नहीं होता है। विटामिन ए की कमी के कारण रतौंधी नामक आंखों की बीमारी होती है। विटामिन डी की कमी से सुखंड अर्थात सूखा रोग या रिकेट्स बीमारी प्रायः बच्चों में होती है। विटामिन सी की कमी से स्कर्वी रोग जिसमें मसूरों से खून आने लगता है। वहीं विटामिन बी1 की कमी से होने वाला बेरी कुपोषण जन्य रोग है। अब अगला प्रश्न है, अगले प्रश्न में आपको मिलान करना है तो आप लोग प्रश्न को ध्यानपूर्वक पढ़ें और उसका मिलान कर लें। यदि आपको और समय चाहिए तो वीडियो को पॉज कर लें। अब आइए चलते हैं हम लोग इसके कोड को देखते हैं। तो इसका सही कोड है बी। अब आइए चलते हैं इसके विस्तार को पढ़ते हैं। रेटिनॉल नेत्र सूख कर लाल होना, टोकोफेरॉल की कमी से वंध्यता रोग होना, साइनोकोबाल एमीन की कमी से घातक रक्ताल्पता होती है और पायरिडॉक्सिन की कमी से मानसिक व्याधि उत्पन्न होता है। अब अगला प्रश्न है, अधोलिखित में से कौन सा यौगिक एक विटामिन नहीं है? तो इसका उत्तर है थायरॉक्सिन। विटामिन बी2, बी3 एवं बी6 का रासायनिक नाम राइबोफ्लेविन, नियासिन तथा पायरिडॉक्सिन है। थायरॉक्सिन एक हार्मोन है जो थायराइड ग्रंथि से स्रावित होता है। अब अगला प्रश्न है, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सुमेलित नहीं है? तो इसका उत्तर है सी अर्थात विटामिन के की कमी से वंध्यापन नहीं होता बल्कि यह विटामिन ई की कमी से होता है। विटामिन के का रासायनिक नाम नेफ्थोक्विनोन है। इसे रुधिर स्राव रोधी पदार्थ भी कहते हैं जिसका स्रोत हरी पत्तियां, अंडा, यकृत, आंत के जीवाणु इत्यादि हैं। वांध्यपन का संबंध विटामिन ई की कमी से है। अब अगला प्रश्न है, केला जो एक फल के रूप में अत्यधिक मूल्यवान भोज्य पदार्थ माना जाता है के प्रति 100 ग्राम में होता है कितना कैलोरी? तो इसका उत्तर है डी अर्थात ऊर्जा की 116 किलो कैलोरी। केला कुल म्यूजेसी के अंतर्गत आता है जिसके फलों में प्रचुर मात्रा में कार्बोहाइड्रेट्स पाया जाता है। इसके अलावा इसमें वसा, प्रोटीन्स,
खनिज लवण तथा विटामिन पाए जाते हैं। केले से 89 किलो कैलोरी प्रति 100 ग्राम ऊर्जा प्राप्त होती है। विकल्प में निकटतम 116 किलो कैलोरी ऊर्जा की मात्रा है, अतः विकल्प डी सही उत्तर है। अब अगला प्रश्न है, प्रोटीन की अधिकतम मात्रा पाई जाती है किसमें? तो इसका उत्तर है सोयाबीन में। प्रोटीन की सर्वाधिक मात्रा सोयाबीन में पाई जाती है। इसमें प्रोटीन की मात्रा लगभग 40% होती है। यह मुख्यतः दलहनी एवं तिलहनी फसल है। सोयाबीन से दूध तैयार किया जाता है जो गाय के दूध के समकक्ष होता है। मध्य प्रदेश सोयाबीन उत्पादक प्रमुख राज्य है। अब अगला प्रश्न है, सर्वाधिक प्रोटीन मात्रा होती है किसमें? तो इसका उत्तर है सर्वाधिक प्रोटीन मात्रा होती है किसमें? तो इसका उत्तर है सोयाबीन में। अब अगला प्रश्न है, सबसे अधिक प्रोटीन पाई जाती है किसमें? तो सोयाबीन के दाने में। अब अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा प्रोटीन का सबसे अच्छा स्रोत है? तो इसका उत्तर है मूंगफली। उपयुक्त विकल्पों में से प्रोटीन का सबसे अच्छा स्रोत मूंगफली है। 100 ग्राम कच्ची मूंगफली में 1 लीटर दूध के बराबर प्रोटीन होता है। अब अगला प्रश्न है, प्रोटीन एवं वसा दोनों की प्रचुरता है? तो इसका उत्तर है मूंगफली में। मूंगफली में प्रोटीन, वसा और शर्करा पाई जाती है। मूंगफली में प्रोटीन की मात्रा मांस की तुलना में 1.3 गुना, अंडों से 2.5 गुना एवं फलों से 8 गुना अधिक होती है। 100 ग्राम कच्ची मूंगफली में 1 लीटर दूध के बराबर प्रोटीन होती है। मूंगफली में प्रोटीन 25.3% तथा वसा 48.1% पाई जाती है। अब अगला प्रश्न है, बाल जिस प्रोटीन का बना होता है उसे कहते हैं? तो इसका उत्तर है कीरेटिन। बाल कीरेटिन नामक प्रोटीन का बना होता है। यह प्राणियों में नाखून और बालों का प्रमुख संरचनात्मक घटक है। अब अगला प्रश्न है, मानव के बाल एवं नख में निम्नलिखित में से कौन सा प्रोटीन विद्यमान है? तो इसका उत्तर है कीरेटिन। बाल कीरेटिन नामक प्रोटीन का बना होता है। यह प्राणियों में नाखूनों और बालों का प्रमुख संरचनात्मक घटक है। अब अगला प्रश्न है, प्रोटीन की प्रचुरता वाले खाद्य पदार्थों में उपस्थित एमिनो अम्ल टायरोसिन के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सही नहीं है? तो इसका उत्तर है डी, अर्थात यह बुढ़ापे के लिए उत्तरदायी मुक्त मूलकों के विरुद्ध रक्षा कर सकता है। टायरोसिन एक ऐसा अमीनो अम्ल है जिसका कार्य मस्तिष्क में एड्रीनेलिन, नॉरएड्रेनालिन और डोपामाइन आदि न्यूरोट्रांसमीटर्स का निर्माण करना है। इसकी कमी होने से व्यक्ति स्वयं को दुखी और सुस्त महसूस करता है। टायरोसिन से शारीरिक सतर्कता और ऊर्जा को बढ़ाने में मदद मिलती है। अब अगला प्रश्न है, गेहूं में रोटी बनाने के गुणों को प्रभावित करने वाला पदार्थ है? तो इसका उत्तर है ग्लूटीन। गेहूं की रोटी सख्त गेहूं के आटे की बनाई जाती है। सख्त अर्थात कठोर गेहूं में ग्लूटीन नामक प्रोटीन की मात्रा अधिक होती है, जबकि मुलायम गेहूं में ग्लूटीन की मात्रा कम होती है। अब अगला प्रश्न है, एक कठोर परिश्रम करने वाले पुरुष की दैनिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है? तो इसका उत्तर है 4000 किलो कैलोरी। एक कठोर परिश्रम करने वाले पुरुष को लगभग 3500 से 4000 किलो कैलोरी दैनिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है। अब आइए चलते हैं अगले प्रश्न पर। तो अगला प्रश्न है, एक गिलास पानी पीने से कितनी कैलोरी मिलती है? तो इसका उत्तर है 0, अर्थात एक गिलास पानी में आपको कोई कैलोरी नहीं मिलेगी।
पानी कैलोरी फ्री आहार होता है, अतः 1 गिलास पानी पीने से मिलने वाली कैलोरी की मात्रा 0 है। अब अगला प्रश्न है, भोजन का एक प्रमुख अंग है कौन सा? तो इसका उत्तर है कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट भोजन का एक प्रमुख अंग है। कार्बोहाइड्रेट कार्बन, हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन के यौगिक होते हैं। अब अगला प्रश्न है, लंबे समय की कसरत का मुख्य ईंधन क्या होता है? तो इसका उत्तर है कार्बोहाइड्रेट। लंबे समय की कसरत के लिए मुख्य ईंधन कार्बोहाइड्रेट होता है। कार्बोहाइड्रेट अर्थात स्टार्च, ग्लूकोज, फ्रुक्टोज इत्यादि। अब अगला प्रश्न है, हमारे शरीर में अम्लता तथा क्षारकता के बीच जो तत्व संतुलन बनाए रखता है वह है? तो इसका उत्तर है फास्फोरस। फास्फोरस खनिज लवण के रक्त में उपस्थित होने से शारीरिक अम्ल एवं क्षार का संतुलन ठीक रहता है। इस खनिज के मुख्य स्रोत दूध, पनीर, अंडे का पीला भाग, मांस, मछली, दाल, मेवे तथा सभी धान्य हैं। अब अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा यौगिक मानव शरीर में संग्रहित नहीं रहता है? तो इसका उत्तर है एमिनो अम्ल। प्रोटीन छोटी इकाइयों से बने होते हैं जिन्हें एमिनो अम्ल कहते हैं। एमिनो अम्ल मानव शरीर में संग्रहित नहीं रहता है। निम्न में से किस फल में लौह प्रचुर मात्रा में पाया जाता है? तो इसका उत्तर है करौंदा में। करौंदा एक आवृतबीजी पौधा होता है जिसके फल में विटामिन सी तथा लौह प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। विटामिन सी घाव भरने में उपयोगी होता है तथा लौह पदार्थ हमारे रक्त के हीमोग्लोबिन में पाया जाता है। अब अगला प्रश्न है, निम्नलिखित खनिजों पर विचार कीजिए। कैल्शियम, लौह, सोडियम। उपयुक्त खनिजों में से मानव शरीर में पेशियों के संकुचन के लिए किसकी या किनकी आवश्यकता होती है? तो इसका उत्तर है डी अर्थात कैल्शियम, लोहे और सोडियम तीनों की। रक्त में पोटेशियम, कैल्शियम, सोडियम तथा लौह का समुचित अनुपात हृदय की गति तथा अन्य चिकनी मांसपेशियों को उत्तेजित करने एवं उनमें संकुचन की क्रिया संपन्न करने के लिए आवश्यक है। अब आइए चलते हैं अगले प्रश्न पर। तो अगला प्रश्न है, पालक के पत्तों में निम्नलिखित में से किसकी मात्रा सबसे अधिक होती है? तो इसका उत्तर है आयरन की। पालक के पत्तों में सर्वाधिक मात्रा आयरन की होती है। आयरन शरीर में हीमोग्लोबिन तथा साइटोक्रोम एंजाइम का घटक है। शरीर में लौह अर्थात आयरन की कमी हो जाने से अरक्तता हो जाती है तथा शरीर का सुरक्षा तंत्र भी दुर्लभ हो जाता है। अब आइए चलते हैं अगले प्रश्न पर। तो अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन लौह का अच्छा स्रोत है? तो इसका उत्तर है पालक। अब आइए चलते हैं अगले प्रश्न पर। लौह का अंश सबसे अधिक पाया जाता है? तो इसका उत्तर है हरी सब्जियों में। लौह का सर्वाधिक अंश हरी सब्जियों में पाया जाता है। इसके अलावा मांस, अंडा, फलियां, अनाज भी इनके प्रमुख स्रोत हैं। यह हीमोग्लोबिन तथा साइटोक्रोम एंजाइम का घटक है तथा शरीर में इसकी कमी हो जाने से एनीमिया नामक रोग हो जाता है। अब अगला प्रश्न है, बासमती चावल के दाने पकाने पर लंबे हो जाते हैं क्योंकि उसमें बाहुल्य है किसकी? तो इसका उत्तर है एमाइलोज का। चावल में 2 प्रकार के स्टार्च पाए जाते हैं, पहला एमाइलोज और दूसरा एमाइलोपेक्टिन। समानता चावल की लंबे दाने वाली किस्मों जैसे बासमती में एमाइलोज अधिक मात्रा में पाया जाता है। मध्यम तथा छोटे दाने वाली चावल की किस्मों में एमाइलोपेक्टिन अधिक मात्रा में पाया जाता है। अब अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसकी उपस्थिति के कारण दूध में मिठास आ जाती है? तो इसका उत्तर है लैक्टोज।
लैक्टोज दूध में पाई जाने वाली एक प्राकृतिक शर्करा है। यह एक डाइसैकराइड शुगर है। यह ग्लैक्टोज तथा ग्लूकोज से व्युत्पन्न होता है और इसकी हल्की मिठास का कारण है। अब अगला प्रश्न है, दूध में विद्यमान सैकेराइड है, तो इसका उत्तर है लैक्टोज। तो यह था आज के वीडियो का आखिरी प्रश्न। आशा करता हूँ आप लोगों को हमारा यह वीडियो पसंद आया हो। यदि आप लोगों को हमारा यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर जरूर करें। फिर मिलते हैं नए चैप्टर के साथ। आज के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।